नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बेटा ये एक ज्योमेट्री का आपका चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने करता है, क्योंकि यही एक बेस है जो आपको आगे की ज्योमेट्री समझ में आएगी। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जानते हो कि पहले मैं रूल्स बताऊंगा। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि उन रूल्स, अगर वो रूल्स समझ लिया जाए तो हम केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, हम बाहर के क्वेश्चन, अगर कल को बुक के बाहर के क्वेश्चन भी आ गए तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने रूल्स को, कॉन्सेप्ट को समझा है, क्वेश्चन को नहीं। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो तो हम करेंगे ही, वो तो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा ही आपको, लेकिन मेन चीज होता है बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके रूल्स को समझना। देखिए, जब हम किसी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन तो समझते हैं ना। इवन गाड़ी चलाने के लिए भी पहले लाइसेंस लेना पड़ता है कि आपको रूल्स, ये लाइसेंस क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है रोड के बारे में या नहीं पता। तो इसलिए कोई भी चीज नया स्टार्ट करने से पहले बेटा कभी भी डायरेक्ट चैप्टर पे या क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, पहले आपको रूल्स समझना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा। आज मैं केवल आपको 4 रूल्स समझाने आया हूं। अगर ये 4 रूल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 10 से 15 मिनट, क्योंकि पहला लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। अगर ये 4 रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप देखना कि पूरा चैप्टर आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी और इजीली मुझे समझ में भी आ गया। तो मेन ये जो 4 रूल है जिसे 10 या 15 मिनट में मैं समझाऊंगा, प्लीज इस पे ध्यान देना, क्योंकि यही आपका बेस है इस चैप्टर के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से। सबसे पहला रूल तो लिखिए बेटा, एक्सरसाइज 6.1 कराने से पहले मैं रूल नंबर आपको 1 बता रहा हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट का नाम है बेटा स्ट्रेट लाइन। रूल नंबर पहले का नाम है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हिंदी मीडियम आप लिख सकते हो बेटा सीधी रेखा। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे बेटा? सीधी रेखा। कई टीचर इसके लिए लीनियर पेयर वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीनियर पेयर एंड स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि लीनियर पेयर एंड स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है। चलिए अभी हम लिख लेते हैं सीधी रेखा। अपने रूल पे आते हैं, जो हमारा रूल है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये रूल आपसे क्या कहती है? ये रूल ये कहती है बेटा कि मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास एक सीधी रेखा है। मैंने स्केल ले लिया और मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए मेरे पास मान लीजिए बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है आपके स्क्रीन पर सामने स्ट्रेट लाइन। मैथ ये कहती है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री का होगा, चाहे उस स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है और मैं इस पे तरह तरह के एंगल बना लेता हूं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर टोटल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 एंगल है। इसे बोलेंगे बेटा एंगल 1, इसे बोलोगे आप एंगल 2 और इसे बोलोगे आप एंगल 3। टोटल मिला के 3 एंगल है, 1 2 3। ये 3 एंगल, अगर इन तीनों एंगल को सम कर दिया जाए, इन तीनों एंगल का अगर सम निकाल दिया जाए तो 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल इसी लाइन पे बना हुआ है। इसलिए आप देखते हो जो डी आता है ना ज्योमेट्री के अंदर, जो आपने देखा होगा डी शेप होता है, एक आपको डी मिलता है ज्योमेट्री के अंदर, चांद भी बोलते हैं उसे, ज्योमेट्री के अंदर मिलता है ना। आप देख लेना इसमें 180 लिखा होता है, लास्ट की लाइन देखना 0 और 180 तब लिखा होगा, और वो इसी शेप में होता है। तो याद रखो कभी भी एक लाइन पर कितने मर्जी भी एंगल बन जाए, इन सब का सम 180 हो सकता है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। और ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी रेखा है, ब्रैकेट में लिखेंगे सीधी रेखा, जो रूल का नाम है कि इन सब का सम 180 होता है। चलिए एक तो आपको ये नोट करना, अच्छा रूल सारे नोट करने बेटा फेयर कॉपी में, पहले रूल नोट करना है फिर एक्सरसाइज पे आना है। मान लीजिए थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, अब थोड़ा डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं कि डायग्राम अब मेरा ऐसे, ये देखो ये ऐसे कर दिया, और यहां पर मैं एक फिगर शेप बना देता हूं कि ये आपको लाइन दे देगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, आपको इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही समझना है कि डायग्राम को वो कैसे भी कन्वर्ट करके आपको इस प्रकार दे देगा। और यहां पर बहुत सारे एंगल बन गए। अब आप खुद देखो, यहां इसे बोलेंगे एंगल 1, इसे बोलोगे एंगल 2, इसे बोलोगे आप एंगल 3 और इसे बोलोगे एंगल 4।
अब यहां पे 4 एंगल है बेटा, 4 की जगह 40 भी होते तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों। इन सब का जो सम होगा, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 180 ही होगा, क्योंकि ये चारों मिलकर एक डी शेप बना रहे हैं और डी जो होता है कंप्लीट 180 का होता है, और ये सभी एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इन चारों का सम 180 होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखने का तरीका क्या होगा सर जी? तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो ब्रैकेट में आएंगे स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अभी रूल खत्म नहीं हुआ, अभी रूल बहुत सारे आपको बताऊंगा। ऐसे ही मान लो आपको फिर से, अब आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या करेगा? अब मान लो आपको लाइन दे दी भैया कि लाइन आपका कुछ इस प्रकार है, लो जी बहुत बढ़िया, इस प्रकार का आपको लाइन दे दी, ठीक है? तो आपको लाइन गिवन होगा, इस प्रकार का आपको लाइन दे दिया, और अब आपको एंगल दे देता हूं मैं, अलग अलग टाइप के 2 एंगल दे देता हूं कि आपके पास है जी एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है भाई? एक ये भी हो गया, एक यहां निकाल दी और एक ये रहा। अब देखो बहुत सारे एंगल बन गए। तो अब आप कहोगे सर जी ये तो बहुत सारे एंगल हो गए, इससे कोई मतलब नहीं बनता। इन सब का जो सम है वो 180 ही होगा, क्योंकि इन सब को सम करने पे डी शेप आएगा, इसलिए इन सब का सम करने पे 180 लिखेंगे। अब मान लो इसे बोलेंगे एंगल 1 ये होगा, एंगल 2 ये होगा, एंगल 3 ये होगा, एंगल 4 ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो 6 एंगल है बेटा, 6 एंगल है, चाहे कितने भी एंगल हो बच्चों, इन सबको सम करके 180 ही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और इक्वल टू में 180। चाहे कितने भी एंगल हो इन सब का सम 180 ही आएगा। ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में 3 टाइप के आपको फिगर बना लेना है। ये इसलिए बना लेना है क्योंकि फिगर हो सकता है कि आपका जरूर नहीं है कि हर बार सीधा ही फिगर ऐसे ही आए, जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको सीधा सीधा फिगर दे देगा। भाई हम सबके मकान सेम थोड़ी हैं, क्या सबके मकान की डिजाइन सेम है? क्या अलग अलग होते हैं ना, लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ऐसे ही जरूरी है कि सीधा सीधा आपको ऐसा दे दे। आपको डायग्राम ऐसा भी दे सकता है, आपको डायग्राम इस प्रकार भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का डायग्राम दे। तीनों नोट करने हैं आपको, तीनों फिगर नोट करने, और याद रखना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें स्ट्रेट लाइन, अगर सीधी रेखा या डी जैसा जहां शेप बन जाए वो 180 का होगा। पहली चीज याद रखोगे। इसका क्या यूज है, हम जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस रूल का कितना ज्यादा यूज है। इसे ये बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर 1 था। अब आता हूं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, रूल नंबर 2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं रूल पे आता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि बच्चों एंगल को लिखते कैसे हैं, एंगल को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि हम में से कई बच्चों को प्रॉपर एंगल तक लिखना नहीं आता कि एंगल को मैथ में हमें लिखने का मेथड क्या होना चाहिए। तो मैं आपको रूल नंबर 2 बता रहा हूं कि एंगल्स हमें लिखना कैसे चाहिए। एंगल्स कोण कैसे लिखना चाहिए, कोण को लिखने का, एंगल्स को लिखने का प्रॉपर मेथड क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो देखिए इसको लिखने का प्रॉपर मेथड क्या होता है। मैं एक छोटा सा फिगर ले लेता हूं। इसी प्रकार एक मैंने लाइन ले लिया, ये लाइन आपके सामने है। एक ये लाइन ले लिया और एक ये लाइन ले लिया। आप इनके नाम दे देता हूं। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, और बीच में मैंने ओ लिख लिया। ठीक है बेटा। अब आप जो अब तक 1 2 3 लिखते थे, एंगल का नाम क्या लिखते थे? 1, ये होता था 1, ये होता था 2, ये होता था 3। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 लिखो, क्योंकि कई बार टीचर कहते हैं नहीं 1 2 3 तो हमें मजबूरी में लिखना पड़ता है। ये 1 2 3 नाम सही नहीं है, सही वो तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा था। एक्चुअल में एंगल्स को लिखने का मेथड कैसा होना चाहिए देखिए। मान लीजिए मैं कहता हूं ये वाला एंगल बताओ, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा। तो इस वाले एंगल को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। या तो आप लिखोगे ए ओ सी, ये बीच में आना चाहिए, जो एंगल हमें दिखाना होता है वो बीच में आना चाहिए। या तो आप इसे लिखोगे ए ओ सी, ये बीच में आना चाहिए था, इसे ऐसे लिखते हैं एंगल ए ओ सी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या जरूर आप या तो ऐसे लिख लो ए ओ सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ओ ए। अब भी तो बीच में आ रहा है ना, सी ओ ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो इस वाले एंगल को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा। पहला हो सकता है AOC हो सकता है और दूसरा हो सकता है COA। चलिए एक और एग्जांपल ले लिए। मान लीजिए मैं कहता हूं ये वाला एंगल लिख के देखो, बीच वाला एंगल लिख के देखो। ये बीच का एंगल कैसे लिखोगे आप? बीच में जो एंगल है ना, इसको कैसे लिखोगे? तो इसको भी लिखने के दो मेथड हो सकते हैं बेटा। पहला मेथड हो सकता है AOB। ध्यान से देखो, AOB ये हमेशा बीच में आना चाहिए। जो हमें एंगल दिखाना है, ये वाला एंगल हमें दिखाना है, तो ये चीज बीच में आना चाहिए। तो AOB, या तो आप इसे AOB लिखोगे, या तो आप इसे कैसे लिखो, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, साइड में लिखो, यहां लिख देता हूं, ठीक है। या तो मैं लिख सकता हूं AOB लिख सकता हूं, AOB लिख सकता हूं, या मैं दूसरा तरीका लिख सकता हूं BOA। कोई बच्चा अगर BOA भी लिखता है तो गलत नहीं है, AOB लिख लो या BOA लिख लो, ये बीच में ही आएगा। तो या तो इसे मैं BOA भी लिख सकता हूं। ऐसा ही मान लो मुझे ये वाला एंगल लिखना है, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं। चलिए मैं इसका कलर ले लेता हूं ब्लू। मुझे ये वाला एंगल रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ये वाला एंगल रिप्रेजेंट करना है। तो इसको लिखने के भी दो मेथड हो सकते हैं। या तो पहला मेथड हो सकता है क्या, BOD, BOD, या तो BOD लिखूंगा, या क्या लिख सकता हूं, DOB लिख सकता हूं। तो ये चीज बीच में आएगी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो लिखूंगा बेटा BOD। एक तरीका तो ये हो गया, मैं लिख दूं BOD लिख सकता हूं। और दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसे DOB लिखूं, लेकिन ये बीच में ही आ रहा है, तो DOB। क्या आपको एंगल लिखना आ गया बेटा? क्योंकि जब तक आपको एंगल लिखना नहीं आएगा, ये मैंने सारे एंगल आपके सामने लिख दिए, जब तक आपको बच्चों एंगल्स लिखना नहीं आएगा आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। इसलिए रूल्स मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से रूल्स पहले समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया दो रूल, एंगल लिखने का तरीका। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल समझ लो, उसके बाद एंगल्स में कभी आपको नहीं सिखाऊंगा कि एंगल कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मुझे एक त्रिभुज दिया हुआ, ट्रायंगल दिया हुआ, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अब देखिए तरीका, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। बहुत आराम से एक एक चीज को समझना। अब मुझे किसी बच्चे को बेटा एंगल A लिखना है, एंगल A लिखना है। मैं कहता हूं एंगल A, तो एंगल A लिखने के दो मेथड हो सकते हैं। या तो लिखोगे BAC, ये देखो बीच में आ रहा है, बिल्कुल BAC, बीच A जो है बीच में आ रहा है, BAC, तो A बीच में आ रहा है। तो या तो हम इसको लिखेंगे एंगल BAC, या हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं CAB भी तो लिख सकता हूं, CAB। अब ये बीच में आ रहा है तो एंगल CAB। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसे ही बेटा इस वाले एंगल को भी मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं। इस वाले एंगल के भी दो टाइप हो सकते हैं। मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं। कौन कौन सा तरीका? या तो लिखूंगा ABC, ध्यान से देखो, ABC, ये बीच में आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा ABC, कि ये बीच में आ रहा है, तो या तो इसे लिखूंगा ABC, या फिर मैं लिख सकता हूं CBA भी लिख सकता हूं, CBA। तो मैं लिखूंगा इसे बेटा CBA लिख सकता हूं। ऐसे इस वाले एंगल को लिखने के भी दो मेथड हो सकते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, इसके लिखने के भी दो मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? या तो बच्चा क्या लिखेगा ACB, ये बीच में आना चाहिए। मुझे ये वाला एंगल रिप्रेजेंट करना है, इस वाले एंगल को दिखाना है, तो या तो मैं क्या लिखूंगा ACB, ये बीच में आ रहा है ACB। या तो आप लिखोगे ACB, या फिर आप इसको दूसरा क्या लिख सकता हूं BCA। अभी तो बीच में आ रहा है ना, तो इसे लिख सकता हूं मैं एंगल BCA। तो इसे दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दो मेथड से उसको लिखने के तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा एंगल को लिखा जाता है। क्या आपको एंगल लिखना बेटा आ गया? एंगल समझ में आ गया बेटा? अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। ये आपने सीखा एंगल को लिखते कैसे हैं। रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 का नाम है बेटा रिफ्लेक्स। कि रिफ्लेक्स क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में रिफ्लेक्स वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। टोटल रिफ्लेक्स एंगल ये लिखा हुआ आएगा आपका एग्जाम है। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। एग्जाम में लिख के देते हैं कि प्रतिवर्ती कोण फाइंड कीजिए, प्रतिवर्ती एंगल निकालिए। पहले समझिए प्रतिवर्ती एंगल होता क्या, इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो इसका एक्चुअल मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। क्या है बेटा? एक सर्कल है। लो जी, एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है। थोड़ा सर्कल फॉर्म में ले आता हूं उसको। हो जाओ भाई।
हाँ जी, मान लीजिए बेटा आपके पास ये एक सर्कल है, आपको एक सर्कल गिवन है, ये आपको इस टाइप के सर्कल गिवन है, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर आपको एक एंगल गिवन है कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है वो 60 का है। बहुत आराम से समझना, सर्कल के अंदर ये वाला एंगल जो है वो 60 का है। तो मैं कहता हूं रिफ्लेक्स फाइंड करो। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? तो रिफ्लेक्स पता है कैसे फाइंड होगा? रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पूरा सर्कल होता है 360 का। 360 में से 3 कहां जा रहा भैया? रुक जा भाई, रुक जाओ, यहीं रुको, अभी कहीं नहीं जाना बेटा, खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ रुक गए, सॉरी। हाँ जी, ये 60 का है और मैं आपसे कह रहा हूं इसका रिफ्लेक्स फाइंड करो। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 360 में से इसको माइनस कर देंगे। पूरा सर्कल होता है 360 का, 360 का। मुझे इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स मतलब होता है जो बचा हुआ हिस्सा है। ये तो 60 है, ये वाला तो 60 है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसका ये बचा हुआ हिस्सा, ये कितने का होगा? ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने का होगा? तो ये वाला निकालने का तरीका है 360 में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो कभी भी अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, ध्यान से सुनना, अगर कभी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो बेटा 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा आंसर। यहां मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो यहां 60 था। अब जो थोड़ी हर बार 60 होगा, 100 होगा तो 100 माइनस होगा, 200 होगा तो 200 माइनस होगा, 20 होगा तो 20 माइनस होगा, 10 होगा तो 10 माइनस होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कि 360 में से ही माइनस करना है जो एंगल मुझे गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दिया होता है 100, 60, 20, 45 जो भी दिया होगा उसे माइनस कर देना। तो 360 में से उस एंगल को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इसे बेटा बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो क्या किसी बच्चे को बेटा प्रतिवर्ती कोण समझ में आ गया बेटा? अगर मुझे प्रतिवर्ती कोण निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है बच्चों, तो 360 में से 360 में से मुझे माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, कितना एंगल माइनस करना है, 120, 60, 40 जो भी आपको दिया होगा माइनस कर देंगे। बस ये रूल याद रखना। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो हमेशा 360 में से माइनस करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा। पूरा सर्कल होता है 360 का, तो 360 में से अगर इस वाले को हटा दूंगा ना, 360 में से अगर इस वाले को रिमूव कर दूंगा तो बचा हुआ हिस्सा अपने आप आ जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एंगल में 360 में से माइनस करते हैं। ये था रूल नंबर 3। ठीक है बेटा। अब लास्ट रूल आता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 4 रूल बताने वाला हूं, तो रूल नंबर 4। इसके बाद बेटा मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। रूल नंबर 4 आपको क्या कहता है? स्टेप ऑफ मार्क्स, कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं ज्योमेट्री में। तो लिखिए बेटा रूल नंबर 4 स्टेप ऑफ मार्क्स, कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। स्टेप ऑफ मार्क्स, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर फुल मार्क्स मिले। स्टेप ऑफ मार्क्स का मतलब है हमें किस स्टेप के किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं सर जी मुझे समझ में तो आ गया लेकिन लिखूं कैसे ज्योमेट्री लिखना समझ में नहीं आता। लिखना क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप स्टेप नहीं बताया गया आपको। पहले स्टेप समझो। ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? डायग्राम बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। और नहीं दिया हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में दिया होगा डायग्राम, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज दिखा दूं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो डायग्राम गिवन है आपको वो बनाना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है डायग्राम। और नहीं भी दिया हो तो आपको बनाना पड़ेगा। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन, जिसे हम हिंदी बोलते हैं दिया है। इस गिवन का मतलब क्या होता है सर? गिवन का मतलब होता है जो जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो हमें लिखना होता है, उसे बोलते हैं गिवन। गिवन का मतलब जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दिया होगा पहले आपको वो लिखोगे, उसे बोलेंगे गिवन। जो एंगल दिया होता है ना, एंगल की वैल्यू, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, तो वो आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। उसके बाद पहले डायग्राम बना दिया आपने, फिर गिवन लिख लिया, फिर आपको लिखना पड़ता है टू फाइंड। क्या लिखो बेटा? टू फाइंड, या फिर लिखते हैं टू प्रूव। या तो टू फाइंड या टू प्रूव क्वेश्चन में लिखा होता है। फाइंड करना है तो फाइंड लिखो, प्रूव करना है तो प्रूव लिखो। हिंदी में लिखते हैं बेटा ज्ञात करना है। या तो हिंदी में क्या लिखोगे? ज्ञात करना है, ये लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखना। या फिर लिखोगे सिद्ध करना है। ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है। हमें क्या पता लगेगा सर जी दोनों में से क्या लिखना है? क्वेश्चन में लिखा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सामने पे ध्यान पे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो फाइंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो फाइंड, ये वर्ड लिखा हुआ है फाइंड, कि हमें फाइंड करना है। लिखा हो ना फाइंड, तो यहां पर क्या लिखूंगा? टू फाइंड। हिंदी में क्या लिखूंगा? ज्ञात करना है।
और ऐसे कहेगा प्रूव तो लिखूंगा टू प्रूव और यहां लिखूंगा सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर जो दिया होगा वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू फाइंड या टू प्रूव, और उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होते हैं बच्चों, ये हमारा आंसर आता है सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं सॉल्यूशन, और यहां से हम हल शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये 4 स्टेप बच्चों फॉलो कर लिए, ये 4 स्टेप मेरे बताए हुए अगर फॉलो कर लिए, मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी मार्क्स कट जाए ज्योमेट्री में, सिंगल मार्क्स नहीं कट। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके कोई भी स्कूल हो इंडिया के अंदर, कोई भी टीचर हो, बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट टीचर हो, आप उनको स्टेप दिखा देना कि मेरे भैया ने, मेरे सर जी ने ये 4 स्टेप बताए, मैडम या सर जी क्या ये स्टेप सही है, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपका अगर रिप्रेजेंटेशन इस मेथड से है, इस स्टेप से है, तो आपके मार्क्स कभी कट ही नहीं सकते। इस स्टेप के एक और फायदे हैं, बाई चांस मान लो आपका सॉल्यूशन जो है मेन होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपका गलत हो गया क्योंकि आपको आंसर नहीं आता, आपने डायग्राम सही बनाया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन भी सही लिखा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया होता है, टू फाइंड भी सही लिखा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया होता है, ये तीनों चीज क्वेश्चन में दिया होता है। और मान लो आपको सॉल्यूशन नहीं भी आता और ये तीनों स्टेप आपके सही है और इसमें गलती भी है, तो बच्चों अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो भी आपको इजीली 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे बिना कुछ स्टेप के, क्योंकि आपने कुछ करा ही क्या। ये तीनों तो क्वेश्चन में थे, सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत आपको आता था या नहीं आता था, आपने थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी, नहीं हुआ आपसे, तो भी आपको 2 मार्क्स दे देंगे टीचर। क्यों? क्योंकि ये सभी स्टेप आपके सही थे। इसलिए स्टेप को फॉलो करना मैंने आपके स्टार्टिंग में कहा था। जिसने ये 4 रूल फॉलो कर लिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप उसको कभी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज। यहां तक जो थे वो आपके 4 रूल थे। अब इन 4 रूल के बेस पे मैं आपको पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ने से पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, तो मैं पहले डायग्राम ही बनाऊंगा, जो मुझे दिया हुआ है पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम जैसा दिया हुआ है उसे एज इट इज स्केल लूंगा और नापने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है देख लिया बस उसको, और उसको अंदाजे से बना दूंगा। तो यहां से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है बेटा। यहां लिख रहा हूं एक्सरसाइज 6.1 और ये आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले साइड में बनता है डायग्राम, तो डायग्राम जैसा मुझे गिवन है अंदाजे से स्केल वगैरह लेकर अंदाजे से बनाते हैं। इस प्रकार का कुछ डायग्राम था, जहां तक मैंने देखा था ये डायग्राम था इस प्रकार का, तो डायग्राम बना दिया। ठीक है, इनका नाम जो था वो लिखना पड़ेगा। यहां AOB है, AOB CE और D, AOB CE और D। ये A है, ये O है, ये B है, ये C है, ये E है और ये D है। ये क्वेश्चन में मुझे डायग्राम ये वाला गिवन था। तो जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया था पहले मैंने डायग्राम बना लिया। पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहले अच्छे से विद स्केल, अगर आपके पास स्केल है प्रॉपर स्केल से इसको डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लिया आपने। अब हम लिखेंगे बेटा सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन, लिखेंगे गिवन। हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है, कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले दिया है, इसे कर देंगे अंडरलाइन। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन अब पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि आपको एक फिगर है 6.3 आपको दिया हुआ है जिसमें ABCD इंटरसेक्ट करता है O पर। इफ ये देखो ये दिया हुआ है, देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एंगल AOB AOC एंड एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, दिख रहा है आपको? चलिए मैं आपको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, डायग्राम तो बना ही चुका ना, अब आपको साफ दिखाई देगा। एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल AOC और एंगल BOE दोनों मिलकर 70 है, इसे बोलेंगे गिवन। जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, तो एंगल AOC और एंगल BOE। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है बेटा, और क्या गिवन है, और पढ़ो। एक चीज और दिया हुआ है कि एंगल BOD जो है वो 40 है, एंगल BOD जो है वो 40 है, BOD 40 है, तो मैं लिखूंगा एंगल BOD जो गिवन है पहले लिखना पड़ेगा। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये मुझे गिवन है, और कुछ तो नहीं दिया हुआ क्योंकि उसके बाद फाइंड आ गया था। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन, दिया है, ये आपका दिया है। अब आएगा बेटा गिवन के बाद अगला स्टेप होता है टू फाइंड। टू फाइंड हिंदी में लिखेंगे बेटा ज्ञात करना है, कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल तरीके से आपको सीखना, आराम से, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हो टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है सर जी? एक तो आपको फाइंड करना है, देखो BOC एंगल BOE, एक तो फाइंड करना लिखा हुआ BOE, तो एक तो मुझे फाइंड करना है पहला पार्ट।
सबसे पहला पार्ट मुझे फाइंड करना है एंगल बीओई, एंगल बीओई। एक तो ये फाइंड करना है, बीओई फाइंड करना है, ठीक है बेटा, बीओई फाइंड करना है। एक और फाइंड करना था, दो पार्ट थे इसके, मैं आपको दिखा देता हूं दूसरा पार्ट। एक तो बीओई फाइंड करना है और दूसरा रिफ्लेक्स, दिखाओ ना, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स लगा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो यहां लिखेंगे बेटा रिफ्लेक्स, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखना प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा आराम से करा रहा हूं, बाद में फिर जल्दी जल्दी करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, आपने स्टेप को फॉलो करा मेरे। सबसे पहले बेटा मैंने डायग्राम ही बनाया, जो मैंने आपको कहा था स्टेप मैंने वही फॉलो करा। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद मैंने दिया है लिखा, ये क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था। फिर मैंने लिखा टू फाइंड, ज्ञात करना है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था ज्ञात करने के लिए वो लिख लिया। अब आएगा मेन पार्ट सॉल्यूशन। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है तीसरा स्टेप, आप लिखोगे सॉल्यूशन, यहां से आपका सॉल्यूशन, हल आपका स्टार्ट होता है। इसे हम कर देंगे अंडरलाइन कि यहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं बेटा? ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करूं। चलिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको इसके लिए डायग्राम समझना पड़ेगा। पहले आराम से डायग्राम को देखो, क्योंकि मेन चीज डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम को देखो, डायग्राम से आपको सब कुछ ए टू जेड समझा दूंगा। यहां देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन एंगल है, ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है। सबको दिखाई दे रहा है तीन एंगल है, तीन एंगल तो सबको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, थ्री एंगल सबको दिखाई दे रहा है बेटा। अभी मैं आपको रूल समझाया था, रूल में क्या समझाया था कि इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो इक्वल टू में क्या आएगा, 180। शाबाश, इन तीनों को प्लस करने पे 180 आएगा। आपने ही कहा था मुझे थोड़ी देर पहले कि सर जी ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा। आपने बोला था ना, ये रूल आपको समझाया था ना। तो इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा। तो मैं एक एक करके इनका नाम लिखता हूं। पहले का नाम क्या है, AOC। तो पहले का नाम लिखेंगे बेटा एंगल AOC। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो एंगल AOC प्लस दूसरे का नाम देखो, एक तो AOC है, AOC हो गया। दूसरे का नाम, सेकंड का नाम, इस वाले का नाम होगा बेटा COE, COE, COE लिख सकता हो ना, COE या EOC भी लिख सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना। ठीक है, तो मैं COE लिख लेता हूं बेटा, एंगल COE, ये था दूसरा एंगल। प्लस आपके पास तीसरा एंगल कौन सा था बेटा, तीसरा एंगल देखो, थर्ड एंगल क्या था, थर्ड एंगल आपके पास EOB, या तो लिखोगे EOB या आप लिख सकते हो BOE। तो मैं BOE लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, BOE। सर आप BOE क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में BOE वर्ड यूज करा है, जो क्वेश्चन में यूज करा है वही लिखेंगे। तो BOE वर्ड यूज करा है, तो मैं भी एंगल में क्या लिखूंगा बेटा, एंगल BOE, एंगल BOE। और मैंने आपको समझाया था इन सब का सम करके 180 आता है। क्यों आता है, तो ब्रैकेट में रीजन दोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था। मैंने आपको रीजन बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल हो सबका सम करके 180 आता है। यहां पर हिंदी में लिखोगे बेटा सीधी रेखा, क्या लिखोगे, सीधी रेखा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन होती है 180 की होती है। अब देखिए आराम से इन सब की वैल्यू, ये आ गया तीनों एंगल का सम 180। ये बात तो भाई सब कई बार बता दिया ना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है बेटा 180 की होती है। 1 2 3 इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा। तो मैंने लिख लिया, तो तीनों एंगल का नाम लिख लिया बेटा, तीनों एंगल का नाम लिख लिया इक्वल टू 180। तीनों एंगल का पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों का नाम लिख लिया इक्वल टू 180 लिख दिया, रीजन लिख दिया, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखता हूं इनमें से किसकी वैल्यू मेरे पास है और किसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो आप क्वेश्चन में जाओ, एक बार क्वेश्चन में जाके देखो, आपको वैल्यू आपको मिलेगा। देखो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको। AOC और BOE, AOC और BOE इन दोनों का सम 70 है। एक है AOC और एक है BOE। AOC और BOE इन दोनों का सम 70 है। तो बेटा AOC ये रहा, देखो AOC ये रहा और BOE ये रहा। AOC और BOE इन दोनों की जगह 70 आएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? AOC और BOE इन दोनों का जो सम है वो 180 है, तो इसकी जगह और इन दोनों की जगह, पहला और लास्ट वाला जो लिखा हुआ इन दोनों की जगह 70 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 70 दे रखा है। चलिए जी, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, COE की जगह COE आएगा, क्योंकि COE की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इक्वल टू 180 की जगह 180। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा? 70 कहां से पता लग गया? 70 कहां से पता लग गया बेटा?
बेटा AOC और BOE इन दोनों का सम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला और ये दोनों मिला के 70 है, तो इन दोनों की जगह तो 70 आ गया, प्लस की जगह प्लस आया, COE की जगह COE आया, इक्वल की जगह इक्वल आया, 180 की जगह 180 आया। कितना सिंपल आंसर तरीके से निकालता हूं मैं, देखो एंगल COE की जगह एंगल COE आएगा, 180 की जगह 180 आएगा, ये जो प्लस का 70 है ये आपका माइनस का 70 हो जाएगा, एंगल COE की जगह एंगल COE आएगा, और 180 में से 70 को माइनस करोगे ये आपका 110 बचेगा, तो 110। COE कितना आ गया 110, COE आ गया 110, COE की वैल्यू 110। एक बार देखते हैं क्या हमसे COE पूछ रहा था, नहीं जी हमसे COE तो पूछ रहा था लेकिन लास्ट में है रिफ्लेक्स। COE के पीछे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती लिखा हुआ है। और शायद आप में से बहुत बच्चों को पता हो कि जब हमें प्रतिवर्ती लिख देता है, जब क्वेश्चन में एंगल के पीछे ये था एंगल COE, इसके पीछे लिखा हुआ है प्रतिवर्ती, इंग्लिश में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स। जब बच्चों किसी भी एंगल के पीछे अगर प्रतिवर्ती वर्ड या रिफ्लेक्स वर्ड लिखता है, तो मैं आपसे कहा था कि बेटा 360 में से 360 में से उस एंगल को माइनस कर दियो, तो 360 में से 110 को माइनस कर दूंगा, 250 जो होगा वो मेरा पहला आंसर आ चुका है। रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आ गई 250। 360 में से क्यों माइनस करा, क्योंकि उसके पीछे रिफ्लेक्स लगा हुआ है। और रूल मैंने आपको क्या समझाया था कि जब क्वेश्चन में रिफ्लेक्स लगता है बच्चों तो 360 में से माइनस होता है, तो 360 में से 110 को माइनस कर देंगे, 250 होगा आपका आंसर। एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व, इसे बोलेंगे सेकंड पार्ट। कोई सा भी पार्ट आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक पार्ट हम यहां आ गया। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसका पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे वापस जाता हूं, तो डायग्राम को आपको फिर से देखना। एक बार डायग्राम को वापस देखो, बिल्कुल आराम से समझो एक एक चीज को। ये तीनों तो 1 2 3 इनका इस्तेमाल मैं कर चुका हूं, अब मैं इनको बिल्कुल दोबारा नहीं छेड़ूंगा। तो अब मैं क्या करूं सर जी, ये तो मैं यूज कर चुका हूं, ये तो यूज हो चुका है, ये सभी यूज हो चुके हैं। जो एंगल यूज हो चुके हैं वो दोबारा यूज नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, अब जरा बेटा ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखना। ये था C, ये था D, ठीक है भाई, ये हटा देता हूं। हाँ जी भाई साहब, अब मैं 1 2 3 इनका इस्तेमाल तो मैं कर चुका हूं, अब मैं कुछ और इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे दूसरी वैल्यू मिल सके। और दूसरी वैल्यू क्या थी, BOE। एक बार BOE ढूंढता हूं, है कहां BOE आपका, ये रहा BOE। मुझे ये फाइंड करना है BOE। तो क्योंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, अरे भाई मिट क्यों रहे हो, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये बीच वाला एंगल, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों। क्योंकि मुझे ये वाला एंगल जो है वो ज्ञात करना है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं 3 एंगल कौन कौन से ले सकता हूं। मैं एक एंगल ये ले सकता हूं, एक एंगल तो ये भी हो जाएगा, और एक एंगल ये भी हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, अगर आपकी आंखें सही चल रही है तो ध्यान से देखो। ओहो सर जी क्या कमाल कह दिया आपने, सर जी ये तो 180 आएगा, बिल्कुल 180 आएगा। अगर मैं इन तीनों एंगल को फिर से सम कर दूं, 1 2 3, अगर इन तीनों को फिर से सम कर दूं तो फिर से 180 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, यही आपको समझाया था। इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। फिर से एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, यही तो समझाया था आपको, ठीक है। तो 3 एंगल कौन कौन से है, एक एंगल है आपका COE, एक तो COE है। चलो आराम से एक एक करके सॉल्व करेंगे बेटा। एक एंगल तो है बेटा COE, एंगल COE, एक तो ये है, प्लस एक एंगल है आपका BOE था, दिखा देता हूं मैं आपको। BOE था एक एंगल, डायग्राम देखो दोबारा। एक आपका BOE था जो हमें फाइंड करना था, एक तो था COE। पहला एंगल था COE, दूसरा एंगल था BOE। कोई बच्चा तीसरा एंगल बताएगा, नीचे वाला एंगल, तीसरा एंगल जल्दी नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ उसका, शाबाश शाबाश। BOD, या फिर क्या लिख सकते हैं DOB, लेकिन मैं BOD लिखूंगा, BOD लिखूंगा। क्यों सर जी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो BOD वर्ड का यूज हुआ है, तो जिस वर्ड का यूज हुआ मैं वही वर्ड यूज करना चाहिए। तो BOD, तीसरा एंगल मिल गया। तीनों एंगल का सम हमें पता है कि 180, फिर से लिख सकते हैं। तो तीसरा एंगल क्या हो गया बेटा, एंगल BOD इक्वल टू 180।
अब टीचर पूछेंगे बेटा बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से 180 लिख दिया, क्यों लिखा बेटा? तो आप रीजन बड़े प्यार से बताना कि सर जी, मैडम जी, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा है, और हमें सर जी ने सिखाया था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है, वो 180 का होता है। अब मैं आराम से एक एक करके वैल्यू फाइंड करूंगा, आप देखना कितना इजीली आंसर आ सकता है। सबसे पहले है सीओई। सीओई की वैल्यू देखो मैंने निकाला था, सीओई, ये रहा सीओई। सीओई की वैल्यू 110 आया था, देखो ये रहा सीओई की वैल्यू 110 आई थी, सीओई 110 आया था ना, तो मैं सीओई की जगह 110 लिखूंगा, सीओई की जगह लिखूंगा 110 प्लस बीओई मुझे पता नहीं है, तो बीओई की जगह बीओई, क्योंकि मुझे पता नहीं है। बीओडी की वैल्यू 40 क्वेश्चन में गिवन था, बीओडी की वैल्यू 40, आप देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीओडी की वैल्यू 40 गिवन है। 180 की जगह 180 आएगा बेटा, 110 में 40 प्लस कर दूंगा तो 150 हो जाएगा, प्लस बीओई की जगह आपका बीओई एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 180 की जगह आपका 180 आ जाएगा, एंगल बीओई की जगह एंगल बीओई आएगा, इक्वल टू 180 की जगह 180 आएगा, और जो प्लस का 150 है ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 150 हो जाएगा, और आपका एंगल बीओई जो निकलेगा 180 में से 180 में से 150 माइनस करोगे, ये आपका 30 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्या बेटा सबको जो स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा समझ में आ गया? समझ में उसको आया होगा जिसने रूल को फोकस करा होगा, क्वेश्चन को नहीं। ऐसे क्वेश्चन अभी हजार आएंगे, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको आराम आराम समझ में आएगा। देखो मैंने तीन एंगल ले लिया, 1 2 3, तीनों का एंगल 180 था, ये तो सबको पता है। इसकी वैल्यू 110 है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू 40 मुझे गिवन है, 110 और 40 ये हो गया 150, बीओ ये मुझे पता नहीं, प्लस का 150 आपका माइनस हो गया, आ गया आंसर। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, तो क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना चाहिए, तो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये रहा इसका डायग्राम, ये आपके सामने इसका डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले एक अच्छा बच्चा कौन होगा जो इस डायग्राम को बना लेगा? पहले आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है डायग्राम बनाने की। पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डायग्राम ही बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक आपको ऐसी लाइन दी थी, एक आपको बिल्कुल 90 डिग्री वाली सीधी लाइन दे रखी है, इसे 90 डिग्री बोलते हैं, सीधी लाइन वाली 90 डिग्री होती है, बाकायदा लिखा हुआ भी 90 है, और एक एंगल आपको ऐसे जा रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइन दिया हुआ है। स्केल से आपको बनाना होता है, रफली बनाना होता है स्केल से, बिल्कुल तरीके से। अब इनके जो नाम है वो लिखने पड़ेंगे आपको। एक तो एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, तो पहले लिख लो एक्स ओ वाई, ये एक्स है, ये ओ है, ये वाई है। ठीक है बेटा, पहले डायग्राम आराम से बना लो। एम पी और एन, एम पी और एन, एम पी और एन, ये एम है, ये P है, और इसका नाम N है। ठीक है बेटा, और ए बी सी भी दिया हुआ है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो ए बी सी ले देता हूं। इसका नाम आपको दिया हुआ है, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका नाम आपको A गिवन है, इसका नाम आपको B गिवन है, और नीचे वाले का नाम आपको C गिवन है। ये आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले डायग्राम बना लिया बेटा। डायग्राम पे बार बार आऊंगा क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब डायग्राम के बाद आपको पता है सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए गिवन। सबसे पहले अच्छा बच्चा कौन होगा जो पहले गिवन लिखेगा? हिंदी में क्या लिखेगा? हिंदी मीडियम क्या लिखोगे? दिया है। जिसकी हिंदी मीडियम में लिखोगे दिया है, अंडरलाइन कर लोगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज आपको गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। चलिए अब आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको क्या क्या गिवन है। पढ़ो क्वेश्चन में ध्यान से बेटा। क्वेश्चन में क्या है? फिगर आपको दिया हुआ एक्स वाई इंटरसेक्ट ओ पर इफ, ये देखो ये मिल गया गिवन है। क्या गिवन है? पढ़ो। POY 90 डिग्री है, एंगल POY 90 है, POY 90 है। तो एक चीज मुझे ये मिल गया कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो मुझे ये गिवन है, कॉमा। और क्या गिवन है सर जी? और क्या गिवन है? देखो A और B का रेशियो दिया हुआ है, A/B 2/3, इसे अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। A और B का रेशियो है 2/3। तो जो गिवन है बेटा पहले सब लिखना पड़ेगा। A/B इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। अब आता है बेटा ज्ञात करना। ये तो दिया है था, अब आएगा टू फाइंड। टू फाइंड यहां लिखोगे टू फाइंड। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा ज्ञात करना है, टू फाइंड।
और जो फाइंड करना है वो है सी। ठीक, क्या क्या फाइंड करना है बेटा? केवल हमें सी फाइंड करना है। एक ही पार्ट है इसका कि हमें सी फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, चलिए आपका गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। अब तीसरा स्टेप आएगा बेटा सॉल्यूशन। देखिए तरीका देखिए, आपको आप देखो स्क्रीन पर देखो, मैं आपको तीनों स्टेप ध्यान से दिखा दो। सॉल्यूशन यहां लिखते हैं हल और इसे अंडरलाइन करेंगे। कोई बच्चा अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा अपने आंसर शीट को तो आपको क्या लगता है, टीचर खुश नहीं होगा क्या? आप खुद सोचो, अगर कोई बच्चा इस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करेगा तो टीचर के मन में ऑटोमेटिकली बैठ जाती है बात कि ये बच्चा तो भैया बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। अब दूसरा बच्चा, एक बच्चा क्या है, ये आया राम गया राम, वो कुछ नहीं कर रहा, डायग्राम पता नहीं कहां बनाया, हाजी आंसर निकाल दिया, यहां वहां से देखा आंसर निकाल दिया। भाई नंबर नहीं मिलेंगे नौवीं में, ये 9th है बेटा, ये 9th क्लास है, और 9th में मिल गए तो अगले साल 10th है बेटा, बोर्ड का एग्जाम है, वहां नहीं मिलेंगे। तो पहली पढ़ लेना बेटा, पहली तैयारी करके रख, 10th में सीखना पड़ेगा बनना। तो सबसे पहले गिवन हो गया, टू फाइंड आ गया, अब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं आपको फिर से कहूंगा, हर बच्चा एक चीज मेरी तरफ ध्यान से देख। एक एंगल ये ले रहा हूं, एक एंगल ये रहा हूं, इन तीनों एंगल को ध्यान से देखो जो मैं आपको येलो कलर का करके दे रहा हूं। क्या आपको 3 एंगल दिखाई दे रहा है बेटा? मैं और करके दिखाता हूं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। क्या आपको 3 एंगल दिखाई दे रहा है बेटा? अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं तो 180 तो आएगा। यही तो आपने सीखा था कि इन तीनों का सम 180 आएगा। इन तीनों का सम, ये 3 है ना, 3 एंगल है ना ऊपर, 3 एंगल है ना ऊपर, इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। यही आपने पहले क्वेश्चन में भी यही किया था। तो चलिए तीनों का नाम देख लेते हैं। इसका नाम दिया हुआ है POY, देखो ध्यान से, POY। सर जी मैं YOP भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया था? देखो POY, POY, ये रहा POY। तो जो वर्ड यूज करा उसका भी ध्यान रखो। तो हम पहला एंगल क्या लेंगे? POY, POY। दूसरे का मुझे नाम रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी गिवन है A, नाम ऑलरेडी गिवन है A। और तीसरे का भी नाम जरूरत नहीं है, उसका नाम ऑलरेडी गिवन है B। जिसका नाम दिया होता है भाई, जिसका नाम है, जिसका नाम ऑलरेडी है, उसका नामकरण करोगे क्या घर पे जाके? माँ बाप पीट देंगे बेटा। भाई जिसका नाम ऑलरेडी रख दिया कि ये गोलू है, इसका नाम मम्मी ने कहा गोलू रखेंगे हम, तो ये गोलू भैया हमारे, तो उसका नामकरण करने पहुंच जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तो उसका नाम करो, पंडित जी को बुलाओ। अरे भाई नाम रख गया उसका, तो जिसका नाम मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, उसका नाम रखने की जरूरत क्या है? एक ही हो गया POY, जो इसका नाम नहीं था। POY, A और B, इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए बेटा यहां से आंसर आपका मामला शुरू होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला लिखेंगे एंगल POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। मैडम जरूर पूछेगी आपसे, क्यों बेटा ऐसे कैसे 180 हो गया? तो तुरंत बताना, मैडम जी ये स्ट्रेट लाइन है। सर जी ये सीधी रेखा है, आप नहीं तो हमें सिखाया था सर जी कि ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा 180 के लिए होती है। तो स्ट्रेट लाइन लिख लिया आपने, सबको क्लियर हो गया बेटा? यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो POY की वैल्यू मुझे पता है, POY की वैल्यू 90 है। POY की वैल्यू 90 गिवन थी बेटा। POY की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 गिवन है। तो POY की जगह 90 रखूंगा, प्लस क्या गिवन है? A, तो A की वैल्यू 2 गिवन थी। A और B की वैल्यू गिवन थी 2 और 3, देखो ध्यान से, A और B की वैल्यू गिवन थी 2 और 3, A और B की वैल्यू गिवन है 2 और 3। तो ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो को x के फॉर्म में लिखते हैं। देखो कैसे लिखूंगा, A की जगह लिखूंगा 2x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। जब रेशियो दिया होता है ना बेटा, जब किसी चीज का अनुपात दिया होता है, रेशियो दिया होता है, तो हम x के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने 12 चैप्टर याद करो, 12वां चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूले में कराया था, रेशियो दिया हुआ था, याद आया? कुछ बच्चों को याद आ गया? वह 3 एंगल नहीं दिए थे यार, जब 3 एंगल दिए हुए थे तो हमने रेशियो x मान के, तो जब रेशियो दिया था हम x करके करते हैं, चैप्टर 12 में आपको बताया था। तो इसकी जगह 2x आ जाएगा, इसकी जगह 3x आएगा, 180 की जगह आपका 180 आ जाएगा, बिल्कुल आराम से। 2x और 3x दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 5x हो जाएगा, 180 की जगह 180 रहेगा, ये प्लस का 90 भाई साहब आके माइनस का 90 कहलाएंगे। 5x की जगह आपका 5x रहेगा, 180 में से 90 माइनस करोगे आपका 90 बचेगा। आपका x की जगह x आ गया, 90 की जगह 90 आ गया, 5 जो है वो आपके अपॉन में आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे आपका 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू 18 आपने निकाली, x का मान 18 आ गया। देखो कैसे आया, एक बार दुआ देखो, तीनों का सम 180 था, ये तो हमें पता था। इसकी वैल्यू 90 गिवन थी, इसकी वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3x, 180 की जगह 180 प्लस का 90 माइनस हो गया, 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा, 2x और 3x 5x, 5 आ गया अपॉन में, 90 को 5 से डिवाइड कर 18 आ गया x की वैल्यू।
तो ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए क्या था, ए था 2x, याद करो अभी तो बताया ना, ए जो था वो 2x था, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 18 से कर देंगे, तो ए जो होगा वो 36 हो जाएगा। बी क्या था, बी आपका 3x था, अभी आपने रखा था ना, ए की जगह 2x लिखा था, बी की जगह 3x आपने ही लिखा था, आपने ही लिखा था, याद करो। तो ए की वैल्यू 2x, तो 2 की मल्टीप्लाई 18 से करो, बी की वैल्यू 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई 18 से कर दोगे, तो ये 54 हो जाएगा। तो ए और बी तो आ गया, लेकिन सर जी एक बात बताओ, हमें तो सी फाइंड करना था ना, अब ए और बी फाइंड करने बैठ गए। अभी सी भी आएगा, सी भी फाइंड करूंगा, लेकिन बिना ए और बी के सी नहीं आ सकता था बच्चे। लाल मेरे सोना मेरे चंदा, पहले ए और बी हमें फाइंड करना हमारी मजबूरी है। क्यों सर जी मजबूरी कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार वापस आ जाओ, एक बार जल्दी से ऊपर आके देखो, डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखो, ये एक सीधी लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक सीधी लाइन है। हाँ सर जी बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो सीधी लाइन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सीधी लाइन है, मां को दिख रहा है, मैं क्या करूं इसमें। बेटा एक बात बता, इसके दिख रहा है इसमें 2 एंगल है, क्या किसी बच्चे को दिख रहा है यहां पे 2 एंगल है, इस सीधी लाइन के 2 एंगल हैं, किसी को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना, क्या किसी बच्चे को बेटा दिखाई दे रहा है यहां पे 2 एंगल, 2 एंगल दिखाई दे रहा है बेटा, दिख गया, हाँ सर जी दिख गया, ये था बी और ये है सी। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नामकरण पहले ही हो चुका है, मम्मी ने पहले नाम रख दिया बी और सी, गोलू नाम पहले ही पड़ गया इनका। दे भाई ये जो है वो बी है, आपको लिखा हुआ है ये बी है और ये सी है, तो बी और सी अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये भी तो 180 होगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो बी और सी इन दोनों को ऐड करने पे भी 180 आएगा, वही रूल, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा कि बी प्लस सी इक्वल टू 180, फिर टीचर पूछेंगे क्यों भाई, अब फिर बी प्लस सी 180 क्यों है, तो अब हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन फिर से। अब एक चीज बताता हूं, जहां पे 2 एंगल होता है ना, 2 से ज्यादा एंगल तो स्ट्रेट लाइन लिख दो, जहां केवल 2 एंगल हो ना, 2 एंगल का सम 180 हो, जब 2 एंगल का सम 180 हो तो उसे बेटा लीनियर पेयर बोलते हैं, बस यही फर्क है, स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर में यही फर्क है। अगर कोई बच्चा यहां पर वो लिख देता ना स्ट्रेट लाइन तो भी सही है, घबराना मत। अगर रैखिक, इसे हिंदी बोलते हैं रैखिक युग्म, 2 एंगल के लिए लीनियर पेयर वर्ड यूज होता है, 2 एंगल के लिए लीनियर पेयर वर्ड यूज होता है, और 2 से ज्यादा के लिए स्ट्रेट लाइन यूज होता है। तो जो नहीं आप लीनियर पेयर लिखो, आप स्ट्रेट लाइन लिख दो, नंबर नहीं कटेंगे आपके, आप लीनियर पेयर लिखो स्ट्रेट लाइन लिखो दोनों सही है। आपको ये लिखना था, आप स्ट्रेट लाइन लिख दो, सीधी रेखा लिख दो फिर से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आपको जिसकी वैल्यू दी है वैल्यू पुट कर लो। बी की वैल्यू है 54, तो बी की जगह आएगा 54, सी मुझे पता नहीं है, 180 की जगह 180, सी की जगह सी, 180 की जगह 180, ये जो प्लस का 54 है ये आपका माइनस का 54 हो जाएगा। सी इक्वल टू 10 में से 4 गया आपका 6 बचेगा, 7 में से 5 गया आपका 2 बचेगा, 1 की जगह 1, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 126 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक बार दोबारा शुरू से समझ लो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, भाई अपने हैं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देंगे बिना डांटे। यहां से स्टार्ट आपका हुआ था कि पीओवाई ए बी तीनों मिलाकर 180 स्ट्रेट लाइन से, पीओवाई की वैल्यू 90 थी, ए की वैल्यू 2x थी, बी की वैल्यू 3x थी, 180 की 180 प्लस का 90 आपका माइनस हो गया, 180 में से 90 गया, 90 बचा, ये 2x और 3x 5x हो जाएगा, 5 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 5 से आप डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा। ए की वैल्यू 2x थी, 2 के 18 से मल्टीप्लाई कर दो 36 बन गया, बी की वैल्यू 3x थी, 3 की मल्टीप्लाई 18 से कर दो 54 बन गया। उसके बाद बी प्लस सी इनको मिला के भी 180, क्योंकि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन बनना था। बी की वैल्यू 54 आपने निकाली थी, बी की वैल्यू 54 थी, भाई बी की वैल्यू दे रखी है ना, बी की वैल्यू 54 है, तो बी की जगह 54, सी हमें पता नहीं, 180 की जगह 180 प्लस का माइनस, 180 में से 54 माइनस करोगे 126 आ जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? अब धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हैबिट बन जाएगी आपको लिखने की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, ठीक है। तो 3 स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि पहले हमें फिगर ही बनानी पड़ती है, पहले हमें डायग्राम को देखना पड़ता है, तो वापस थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा विद डायग्राम, ये रहा आपके सामने डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। तो पहले आपको डायग्राम बना, देखो मैं आपसे क्या कह चुका हूं कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो पहले डायग्राम बना लो, गिवन लिख लो, टू फाइंड या टू प्रूव लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, आएगा नहीं आएगा बाद में डिसाइड करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले चलो मैं स्केल ले ही लेता हूं, मेरे पे स्केल है ना, स्केल भाई साहब सीधे हो जाओ, हाँ जी स्केल भाई साहब सीधे हो गए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं खूबसूरत सा,
कुछ इस प्रकार से। स्केल जी चले जाओ आप। नाउ अब आपके पास ट्रायंगल शेप में आपको कुछ बनाना है, तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल बनाओगे। हाँ जी, ऐसा बना हुआ था ना। अब इनके नाम रख लो, जो भी नाम थे इनके नाम देख लेता हूँ एक बार, नाम चेक करो। पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस और टी। ठीक है जी, ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ लास्ट में S है और यहाँ लास्ट में T है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये फिगर, जो फिगर था उसे एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जो आपको डायग्राम दिया था, डायग्राम आपके सामने बन चुका है। अब आपको पता है डायग्राम के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए गिवन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा दिया है। जल्दी से देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अंडरलाइन करना पड़ता है इसको, गिवन को। कई बच्चे अंडरलाइन नहीं करते, गलत बात है, अंडरलाइन कर दिया करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दो एंगल बराबर है। कौन कौन सा एंगल बराबर है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल जो है वो बराबर है। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कुछ गिवन है? नहीं गिवन है, क्योंकि आगे लिख दिया प्रूव दैट। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट। तो गिवन केवल ये है, गिवन केवल ये हुआ ना, क्योंकि आगे प्रूव डेट है भाई, आगे प्रूव डेट आ गया, तो गिवन केवल ये हुआ क्योंकि आगे प्रूव डेट है। तो चलिए अगला स्टेप आता है बेटा टू प्रूव। गिवन के बाद क्या लिखते हैं बेटा? टू प्रूव। तो टू प्रूव लिखेंगे, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। और हमें क्या प्रूफ करना है एक बार देख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस जो है वो बराबर है एंगल पी आर टी के। पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है, पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है, पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है। तो पी क्यू एस और पी आर टी ये बराबर है। दो स्टेप हो गया बेटा, गिवन हो गया, प्रूव हो गया। अब थर्ड स्टेप आएगा बेटा सॉल्यूशन, और इसको हम कर लेंगे अंडरलाइन, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। कई टीचर यहां सॉल्यूशन की जगह प्रूफ भी लिखते हैं। कई टीचर क्या लिखते हैं सॉल्यूशन की जगह? प्रूफ। तो दोनों में से आप जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसको हल लिखते हैं, हल लिखते हैं, और कई टीचर्स को सत्यापन भी लिखते हैं, सत्यापन। तो आप हल लिख लो, सत्यापन लिख लो, सबका मतलब एक है, तो जो मर्जी लिख सकते हो। देखो तरीका देखो, आपके सामने तरीका देखो, प्रेजेंटेशन देखो। गिवन लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, टू प्रूव लिखना है क्वेश्चन में दिया हुआ, सोल्यूशन ये आपको करना है। तो चलिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछूंगा, उसका आंसर अगर आप दे दोगे तो मजा आ जाएगा। पहले एक चीज बताओ बेटा, सारे बच्चे मिलके बताओ, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे दो एंगल है? क्या किसी बच्चे को दिखाई दे रहा है यहां पे दो एंगल है? दो एंगल है यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला ब्लैक वाला मिलकर दिखाई दे रहा है आपको? दो एंगल है ना। अगर इन दोनों एंगल को मैं जोड़ दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या होगा? हाँ सर जी 180 होगा, ये तो बिल्कुल होगा। देखो ना, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो देखो 180 हो रहा है नहीं हो रहा। अगर दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो फिर से डी शेप बन जाएगा। ये डी शेप बन गया आपके सामने, आपने ध्यान नहीं दिया, ये डी शेप बन गया आपके सामने। अगर दोनों एंगल को ऐड कर दूं तो फिर से 180 बनेगा। ये एंगल बाहर वाला और अंदर वाला, दो एंगल दिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 180 बन जाएगा। डी जैसा बनना है ना। तो पहले दोनों एंगल का नाम बताओ, ठीक है जी। इसका नाम, अंदर वाले का नाम है पी क्यू आर, बीच में आना चाहिए ना, यही बताया था ना तरीका। पी क्यू आर, अंदर वाला होगा पी क्यू आर। तो अंदर वाले का नाम तो हो गया पी क्यू आर, ध्यान से है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और दूसरा एंगल है बेटा पी क्यू एस, यही दो एंगल थे ना, एक बार चेक कर लो। एक एंगल आपके पास है पी क्यू आर, पी ये वाला पी, फिर क्यू आर, पी क्यू आर, एक तो ये एंगल था, और पी क्यू एस दूसरा एंगल ये था। तो एक लिखेंगे पी क्यू आर, एक लिखेंगे पी क्यू एस, ठीक है बेटा। पी क्यू एस ये दूसरा एंगल होगा। तो दोनों मिलाकर हम जानते हैं कि दोनों को मिलाकर 180 होगा। क्यों होगा? ड्यू टू लीनियर पेयर। अब यहां पे दो एंगल है, देखो एक और दो, दो एंगल है, तो आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो लिखना क्या चाहिए? एग्जैक्ट लिखना चाहिए लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल के लिए लीनियर पेयर वर्ड एग्जैक्ट होता है। हिंदी में लीनियर पेयर को बोलते हैं बेटा रैखिक युग्म। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। अब इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी पार्ट देखो, दूसरा पार्ट अब देखते हैं। अगर मैं इधर इधर इस साइड आ जाऊं तो आपको दिखाई दे यहां भी देखो दो एंगल है, ध्यान से देखो बेटा, यहां भी दो एंगल है, यहां पे भी तो दो एंगल है, और इन दोनों को प्लस करने पे भी 180 आएगा, क्योंकि देखो आप डी देख रहे हो, डी बन रहा है फिर से।
तो इन दोनों को प्लस करने पे भी तो 180 आएगा ना बेटा। इन दोनों को प्लस करके 180 आया, तो इन दोनों को प्लस करके भी तो 180 आएगा। यहां भी दो एंगल है, एक अंदर है एक बाहर है, तो अंदर वाले का नाम है क्या है, पी आर क्यू। ध्यान से देखो, पी आर क्यू। तो एक तो होगा, पहला एंगल क्या होगा, पहला एंगल होगा पी आर क्यू और दूसरा एंगल होगा पी आर टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दो एंगल है बच्चों, मेरे पास दो एंगल है, एक होगा पी आर क्यू ये वाला, एक होगा पी आर टी। तो पी आर क्यू और पी आर टी दो एंगल है। तो चलिए दो एंगल लिखते हैं बेटा। एक एंगल लिखता हूं मैं पी आर क्यू और एक एंगल है बेटा पी आर टी। ये दोनों मिलकर भी 180 होगा। रीजन पूछा जाएगा क्यों, तो रीजन यही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, एज इट इज लीनियर पेयर। क्या बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? आपने देखा कि लेफ्ट आपके पास दो थे, इन दोनों को प्लस करके भी 180 आया, इन दोनों को प्लस करके भी 180 आया, दोनों पार्ट में यही हुआ। अब देखो मैं कहता हूं कि भैया ये दोनों 180 हैं, ये दोनों भी 180 है। ध्यान सुनना, इन दोनों के पास भी 180 रुपए हैं, इन दोनों के पास भी 180 रुपए हैं, इनके पास भी 180 रुपीज है, इनके पास भी 180 रुपीज है। तो इसका मतलब यही ना दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों के पास 180 रुपीज है। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल है। तो पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट क्या था, देखो पहला पार्ट था आपका पी क्यू आर और प्लस पी क्यू एस, ये था पहला पार्ट। ये इक्वल होगा दूसरे पार्ट के। दूसरा पार्ट क्या था बेटा, दूसरा था पी आर क्यू और प्लस में पी आर टी, एंगल पी आर टी। जो पहला पार्ट था ये वाला, वो दूसरे पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि इनका सम भी 180 है और इनका सम भी 180 है। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में एक चीज मुझे गिवन था। क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर के बराबर है। तो मैं पी क्यू आर की जगह, देखो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मुझे पी क्यू आर अगर दिया हो ना पी क्यू आर, तो मैं पी क्यू आर की जगह लिख सकता हूं पी आर क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ये है ना, पी क्यू आर आपको दिख रहा है। इस पी क्यू आर की जगह, इस पी क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूं पी आर क्यू, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू पी आर क्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में। बाकी कोई चेंज नहीं होगा बेटा। प्लस की जगह प्लस रहेगा, पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस रहेगा, पी आर क्यू की जगह पी आर क्यू रहेगा, पी आर टी की जगह पी आर टी रहेगा। बाकी में कोई चेंज नहीं है, केवल इसको हमने चेंज कर लिया। पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू। क्यों सर जी, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है पी आर क्यू। पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू दे रखा है कि पी क्यू आर की जगह आपको पी आर क्यू लिखना है, तो मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया। पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस, पी आर क्यू की जगह पी आर क्यू, पी आर टी की जगह पी आर टी। बाकी में कोई चेंज नहीं करा। अब पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां भी पी आर क्यू है, यहां भी पी आर क्यू है। पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल, दोनों की तरफ है ना, तो पी आर क्यू ये वाला और पी आर क्यू ये वाला दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड बचा पी क्यू एस, लेफ्ट हैंड साइड बचा पी क्यू एस और राइट हैंड साइड क्या बचा पी आर टी। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड बचा पी क्यू एस और राइट हैंड साइड बचा पी आर टी। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आपने आंसर प्रूव कर दिया और यहां लिख देंगे एचपी। एचपी का मतलब हैंस प्रूव। एचपी का मतलब क्या होता है, हैंस प्रूव, कि हमने प्रूव कर दिया। देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो एक बार हमें क्या प्रूव करना था, देखो कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। आंसर देखो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा, एक बार स्टार्टिंग से समझ लो यहां से सॉल्यूशन कैसे करा। देखो पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों 180 के थे, पी आर क्यू और पी आर टी ये भी 180 के थे। तो भाई इनके पास भी 180 है, इनके पास भी 180 है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया, पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस, पी आर क्यू की जगह पी आर क्यू, पी आर टी की जगह पी आर टी। तो बेटा पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ है। इधर बचेगा पी क्यू एस, इधर बचेगा पी आर टी, दोनों इक्वल आ गए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सर जी आपने कहा था हमें डायग्राम बना लेना चाहिए। तो ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, पहले अच्छा बच्चा कौन होगा जो इस प्रॉपर डायग्राम को बनाएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाना आपकी पहली जिम्मेदारी है बच्चों। तो सबसे पहले डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा।
तो चलिए सही बच्चे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपको सीधी लाइन बनानी है, फिर ऐसे लाइन और ये लाइन, आपको 4 लाइन एक तरह से बनानी है। तो मैं भी डायग्राम बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ था कि एक लाइन आपको इस प्रकार से बनानी है, ये था ना ऐसी, एक लाइन आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है और एक लाइन आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है, ऐसे कुछ था। अब इनके नाम देख लेते हैं, नाम क्या है बेटा, इनके नाम है बेटा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो नाम लिख देते हैं बेटा, इनका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी, इसका नाम है डी, बीच में आपका ओ, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है जी हाँ, इनके नाम दिए हुए, इनके नाम दिए हुए, देखो नाम दिए हुए हैं, इसका नाम एक्स है, इसका नाम एक्स दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में। इसका नाम देखो, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम z है, इसका नाम w है। चारों के नाम दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो हमें और मजा आ गया, आपको सबके नाम दिए हुए हैं। ये x है आपके लिए, ये y है आपके लिए, ये z है आपके लिए और ये w है आपके लिए। चारों के नाम आपको गिवन है। ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया था। सबसे पहले डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद हमें पता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, तो डायग्राम बनाने के बाद सर जी सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए। डायग्राम को मैंने साइड कर दिया, यहां पे सबसे पहले लिखूंगा गिवन। तो आप सबसे पहले लिखना गिवन और गिवन लिखने के बाद बेटा उसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है, और दिया है लिखने के बाद हम उसे अंडरलाइन कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो हम भी ऐसे लिख लेंगे, हम भी लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 यहां आएगा बेटा टू प्रूव, क्या आएगा, टू प्रूव। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हिंदी मीडियम बच्चों हो आप लिखोगे सिद्ध करना है, इंग्लिश में लिखोगे टू प्रूव, अंडरलाइन कर देंगे। अब देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूव दैट एओबी इज अ लाइन। हमें प्रूफ करना है कि एओबी जो है ना, एओबी वो एक लाइन है, मतलब 180 डिग्री का है। तो हमें प्रूफ करना है कि एओबी इज अ लाइन, एओबी एक रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है बच्चों कि एओबी एक रेखा है, कि एओबी एक लाइन है, एओबी एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो हमारा मेन स्टेप है। यहां से स्टेप शुरू होता है सॉल्यूशन का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हल, या प्रूफ भी लिख सकते हो आप। मैंने आपको कई बार कहा है आप सॉल्यूशन लिख लो या प्रूफ लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखिए आपका प्रेजेंटेशन एक बार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह है प्रेजेंटेशन का तरीका कि साइड में डायग्राम होना चाहिए, यह है गिवन, यह है टू प्रूव, फिर सॉल्यूशन। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा स्कूल है, कितना छोटा स्कूल हो आपका, आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते अगर आप इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हो। आप अपने टीचर से पूछ लेना, क्या कितने भी स्ट्रिक्ट हो वो, अगर आप ये स्टेप लिख के दोगे तो कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा, दुश्मनी थोड़ी आपसे है उनकी, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर जी, एक बात बताओ मुझे सारे बच्चे, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई, केवल एक्स और वाई पे फोकस करो। क्या एक्स और वाई पे फोकस कर पा रहे हो बेटा, क्या एक्स और वाई को देख पा रहे हो। अगर मैं सर जी एक्स और वाई को ऐड कर दूं, एक्स और वाई को ऐड कर दूं, कितना आएगा 180। शाबाश, सभी बच्चों ने बोला कि सर जी एक्स और वाई, देखो ना स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है कंप्लीट, कि अगर एक्स वाई दोनों इस वाले पे लाइन पे ना, तो अगर मैं x और y को ऐड कर दूं तो 180 आएगा ना, x प्लस वाई 180 आएगा। नाम दे रखा है तो नाम की भी जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो x है, जो x है और जो y है दोनों मिलकर आएगा 180। मैडम जी पूछेंगी क्यों, सर जी पूछेंगे क्यों, तो मैं रीजन दूंगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर। अगर आप लीनियर पेयर लिखना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन वर्ड मत लिखना, इसकी जगह आप लीनियर पेयर लिख सकते हो, ठीक है। मैं भी लिख देता हूं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, रैखिक युग्म, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। चलो जी लीनियर पेयर लिख दिया। ये तो x प्लस वाई की बात होगी। अब दोबारा डायग्राम को देखो, जब w प्लस जेड को देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं w प्लस जेड को ध्यान से देख पा रहा हूं, ध्यान से देखो w प्लस जेड, अगर w प्लस जेड, इनको ध्यान से देखो, अगर w प्लस जेड को ऐड कर दूंगा तो भी तो 180 आएगा। दोनों को ऐड करने पे देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी, देख लो एक बार ऐड करके देख लो, पता लग जाएगा, एक ही मिनट में पता लग जाएगा। अगर मैं w और z को ऐड कर दूं, देखो दिख रहा है डी जैसा शेप बन रहा है,
W और Z अगर दोनों को ऐड कर लूं तो D जैसा शेप बन रहा है, तो W और Z अगर दोनों को ऐड कर दूं तो भी 180 आएगा। तो चलो बेटा दूसरा स्टेप आता है W प्लस जेड, W प्लस जेड इक्वल टू 180। क्यों सर जी? क्योंकि ये भी क्या था? लीनियर पेयर, सीधी रेखा। बिल्कुल पहले तीसरे क्वेश्चन की तरह सेम है। अब एक चीज सारे बच्चे बताओ, अब मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, अब सारे बच्चे मिलके बताओ, एक साथ जयकार लगा के बताओ बेटा x प्लस वाई के पास कितने रुपए हैं? 180 है। W प्लस जेड के पास कितने हैं? तो 180 है। इसके पास भी 180, इसके पास भी 180। और अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब इसके पास भी 180 है और इसके पास भी 180 है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इनको, कि x प्लस वाई जो होगा वो इक्वल होगा किसके? W प्लस जेड के इक्वल होगा। x प्लस वाई इक्वल होगा W प्लस जेड के, दोनों इक्वल होंगे। अब आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ गया बेटा यहां तक? x प्लस वाई 180 के बराबर था, W प्लस जेड भी 180 के बराबर था। देख पा रहे हो? x प्लस वाई W प्लस जेड दोनों 180 180, या तो दोनों के इक्वल में लो, या एक काम और कर सकते हो, या अगर मैं इनको इक्वल में रख के अगर मैं सबको ऐड करना चाहूं, चलो मैं इस बार सबको ऐड कर लेता हूं। ऐड भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई W प्लस जेड, इन सबको ऐड कर रहा हूं। तो जब इन सबको ऐड कर रहा हूं तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो 180 180 क्या होता है? 360। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? बहुत आराम से समझना एक चीज। x प्लस वाई और W प्लस जेड मैंने ऐड कर दिया, x प्लस वाई को W प्लस जेड से ऐड कर दिया। तो जब ये दोनों ऐड हुए तो ये दोनों भी ऐड होंगे। देखो ना, LHS और RHS दोनों ऐड हुए। x प्लस वाई में आपने W प्लस जेड ऐड कर दिया, तो जब LHS वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो गए तो राइट हैंड साइड वाले भी तो ऐड होगा ना। 180 में 180 ऐड करोगे 360 होगा। अब आपको क्या क्वेश्चन में गिवन था? देखो क्या गिवन था, एक बार पढ़ो कि x प्लस वाई जो है वो बराबर है W प्लस जेड के। तो मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? W प्लस जेड। x प्लस वाई की जगह लिख सकता हूं W प्लस जेड। तो मैं ऐसे करूंगा, मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? W प्लस जेड लिख सकता हूं। x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। W की जगह W आएगा, Z की जगह Z आएगा, 360 की जगह 360 आएगा। ठीक है बेटा? x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड मुझे दिया हुआ था, तो x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड आएगा, W की जगह W, Z की जगह Z, 360 की जगह 360। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो W कितनी बार है? सर जी 2 बार है। W कितनी बार है? 2 बार है। Z भी कितनी बार है? तो 2 बार है। तो इसे ऐसे लिखते हैं W प्लस जेड और बाहर लिखेंगे 2। W आपके पास 2 बार है, ध्यान से देखो W कितनी बार है? W आपके पास 2 बार है। Z भी कितनी बार है? तो Z भी 2 बार है। तो W भी 2 बार है, Z भी 2 बार है, तो 2 हम बाहर लिखेंगे। इक्वल टू 360 की जगह 360 आएगा, W प्लस जेड की जगह W प्लस जेड आएगा, 360 की जगह 360 आएगा, और जो 2 था मल्टीप्लाई में, या अपॉन में आकर डिवाइड हो जाएगा। 360 को 2 से काटोगे 180, और 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। इट मींस आपका आंसर आ गया। आपको यही प्रूफ करना था कि AOB लाइन है, लाइन का मतलब 180 आपको प्रूफ करना था। एक बार शुरू से देखो बेटा कैसे प्रूफ करा, एक बार सोल्यूशन स्टार्टिंग से, एक बार सारे बच्चे स्टार्टिंग से देखो बेटा। हमने क्या प्रूफ करा? हमें आपको गिवन किया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये तो हमें पता है, ये तो आप सीख चुके हो, बच्चा जानता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। W प्लस जेड ये भी 180 था, मैंने सबको ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई को W प्लस जेड में ऐड कर दिया। तो जब इनको ऐड करोगे तो 180 भी ऐड होंगे। अब x प्लस वाई की वैल्यू मुझे गिवन थी W प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड पुट कर दिया। W प्लस जेड की जगह W प्लस जेड एज इट इज है, 360 की जगह 360 है। W देखो 2 बार है, Z भी 2 बार है, तो इसे ऐसे लिखते हैं, 2 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में W प्लस जेड, 360 की जगह 360, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 180, 180 का मतलब लाइन होता है, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि AOB इज अ लाइन। आंसर आ गया कि AOB एक रेखा है। हिंदी में लिखोगे AOB एक रेखा है। यहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां आपका आंसर पूरा हो गया। समझ में आ गया बेटा? सही बच्चों समझ में आ गया बेटा? तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना था। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्टली एग्जाम में देखा गया है कि यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये है बेटा डायग्राम। सबसे पहले एक अच्छा बच्चा कौन होता है? जो प्रॉपर तरीके से पहले डायग्राम बनाए। तो जल्दी से सारे बच्चे पहले इसको देखकर डायग्राम बनाओ, जल्दी से स्केल ले लो, पेंसिल ले लो। बेटा डायग्राम आपको नापने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजे से बनाना है। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का आएगा और बीच में एक लाइन आएगा POQ, मैं भी खींचूंगा ना POQ, और ये R और ये S।
तो चलिए मैं भी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी बच्चे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूटी वगैरह में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से यही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज्यादा रिपीटेड यही क्वेश्चन आता है यूटी वगैरह में। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी, एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो मैंने एक सीधी लाइन खींच ली। उसके बाद एक 90 डिग्री का भी कुछ हिसाब था, तो बीच में एक 90 डिग्री का भी लाइन बना लेता हूं भाई। चलो भाई 90 डिग्री के लाइन भी एक बना लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री का लाइन आ गया। उसके अलावा एक आपका इस टाइप का भी लाइन था, तो चलिए एक ऐसा भी लाइन बना लेते हैं हम। क्वेश्चन में जो जो दिया है सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी हमें। तो एक इस प्रकार का भी लाइन था, तो वो भी मैंने बना लिया। ठीक है बेटा, अब स्केल की मुझे जरूरत नहीं है। एरो बना दिया, एरो बना दिया, यहां भी एरो बना दिया, यहां भी एरो बना दिया। अब इन सब के नाम की जरूरत है, तो नाम के लिए मुझे जाना पड़ेगा POQSR, POQ और SR, POQS और R, इनके नाम रख दिया बेटा। जो मुझे क्वेश्चन में दिया था वो सब लिखना पड़ेगा एज इट इज। तो इनके नाम रख दिया। अब सबसे पहले आपको पता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, डायग्राम बना लिया सबने, डायग्राम बना दिया बेटा, डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम को साइड में कर दूंगा, अब मैं आएगा गिवन। सबसे पहले लिखूंगा गिवन कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है और इसे अंडरलाइन कर दूंगा। आपको दिख रहा है कि एक एंगल 90 का दिया हुआ है। देखो ये वाला एंगल जो था वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसका नाम क्या है बेटा, ROQ या QOR भी लिख सकते हो। ROQ लिख दो या QOR लिख दो। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में 5 हम निकालें तो देखो यहां पर ROS लिखा है, QOS लिखा है और POS लिखा है। तो इसमें किसी कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम जो मर्जी नाम ले सकते हैं। आप ROQ लिख लो या QOR लिख लो। मैं ROQ लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक ही चीज दिया हुआ है कि ROQ जो है वो मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और पढ़ लेते हैं, और कुछ दिया हुआ है क्या, और पढ़ लो कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बुक आपके पास होगी, बुक में से भी पढ़ सकते हो, पढ़ो। क्या क्वेश्चन में पढ़ रहा है बेटा, एक है लाइन OR जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। OS इज अनदर लाइन बिटवीन द रे OP एंड OR। कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक ही चीज दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। और मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये जो रेड लाइन के बॉक्स के अंदर है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है कि एंगल ROS बराबर होना चाहिए 1/2 QOS और POS। तो पहले लिखो ROS। चलिए आते बेटा, लिखते हैं सिद्ध करना है, टू प्रूव। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या लिखोगे, टू प्रूव। और अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम लिख लो बेटा, सिद्ध करना है, और इसको कर देना अंडरलाइन। अब आराम से के करके लिखो। सबसे पहले क्या था, एंगल ROS, QOS और POS, ROS QOS और POS। एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। और जो 1/2 था ना यहाँ पे, यहाँ 1/2 था, इसका मतलब अपॉन में 2 होता है। आप कैसे भी लिख लो, आप 1/2 यहां लिख लो या अपॉन में 2 लिख लो, इसका मतलब एक ही होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ये देखो इस प्रकार से करना होता है क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, तो ये चीज प्रूफ करना है, QOS बराबर ROS बराबर QOS माइनस POS अपॉन में 2। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तीसरा स्टेप क्या आता है, सोल्यूशन या प्रूफ। आप सोल्यूशन भी लिख सकते हो, या सोल्यूशन नहीं लिखना हो तो आपको प्रूफ भी लिख सकते हो, सोल्यूशन। और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए हर बच्चा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में, आपको बहुत प्यार से समझना पड़ेगा। चलिए डायग्राम ऊपर चला गया, तो मैं डायग्राम ये वाला यूज कर लेता हूं। आपको ये वाला डायग्राम भी दिख ही रहा होगा, तो मैं इस डायग्राम का यूज कर लेता हूं। आई होप सारे बच्चे डायग्राम देखेंगे और प्यार से इसको समझेंगे। मुझे सिर्फ डायग्राम से आपको समझा सकता हूं, डायग्राम ही सब कुछ होता है, डायग्राम से आपका आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान से देखो, आप सबको दिखाई दे रहा हो कि यहां पर 3 एंगल है। क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा, 3 एंगल है, ये 3 एंगल है, क्या सबको दिखाई दे रहा है, और डी शेप बन रहा है। एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल बीच में हो गया, तीसरा एंगल 90 डिग्री। इन तीनों का सम बताओ, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। शाबाश, बिल्कुल आराम से। हार्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत आप पागल हो गए कि पता नहीं कैसे होगा, बिल्कुल आराम से। वैसी जिसने रूल समझा उसको पूरे एक्सरसाइज में दिक्कत होगी, मैं पहले कह चुका हूं। इन तीनों का सम 180 होगा, हम जानते हैं ये बात, तो हम बचपन से पढ़ते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि इन तीनों का सम 180 होगा। तो क्या क्या नाम है, POS, इसका नाम क्या है बेटा, POS। ध्यान से देखो, एक का नाम है POS, एक एंगल तो POS है, तो पहले लिखो POS।
ठीक है, मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले एंगल POS प्लस दूसरा एंगल क्या है सर जी? दूसरा बेटा SOR या ROS, कुछ भी लिख लो, तो मैं ROS लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ROS यूज किया है, तो ROS दूसरा एंगल। और तीसरा एंगल देखो क्या है? ROQ, ये हो गया तीसरा एंगल ROQ। एंगल ROQ तीनों मिलकर कितना होगा? 180। रीजन सबको पता है बेटा? जी सर जी, रीजन पता है ना? इन तीनों का सम 180 क्यों है? ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सीधी रेखा है। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा सीधी रेखा, कि सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन। क्या आपको सबको समझ में आ गया बेटा? इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा। क्यों होगा? हम सब जानते हैं कि कोई भी डी जैसा शेप बनेगा तो वो 180 आएगा, और आपके सामने डी जैसा शेप बन रहा है, ये जो कंप्लीट बन रहा है वो डी जैसे शेप में बन रहा है, तो इनका सम जो होगा वो 180 होगा। इन तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। अब आराम से देखो, POS, आपको POS नहीं पता तो POS एज इट लिख दो। आपको ROS भी नहीं पता, ROS भी एज इट लिख दो। आपको ROQ पता है, ROQ 90 दे रखा था क्वेश्चन में, 180 की जगह 180, याद आ गया? ROQ 90 दे रखा था, तो ROQ की जगह 90 डिग्री जो दिया है पहले उसका इस्तेमाल करो। एंगल POS की जगह POS आएगा, एंगल ROQ की जगह ROQ आएगा, ROQ की जगह ROQ आएगा। चलिए जी, ROS देखो, POS की जगह POS, ROS की जगह ROS इक्वल टू 180 की जगह 180, और ये प्लस का जो 90 है वो आपका माइनस का 90 हो जाएगा। ये प्लस का 90 आपका माइनस का 90 हो जाएगा। फिर बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना, आराम से सॉल्व करते जाओ। POS की जगह POS होगा, ROS की जगह ROS होगा। 180 में से 90 घटाएंगे, आपका 90 बचेगा। 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा। फिर वही POS की जगह POS आएगा, ROS की जगह ROS आएगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। इक्वल टू में 90। देखो 90 कौन सा एंगल है? 90 ये वाला एंगल है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा 90 ये वाला एंगल है। ये एंगल जो है 90 आपको दिया हुआ अभी क्वेश्चन में 90 डिग्री, इसका तो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल आपको 90 दिया हुआ है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं देखो इस वाले एंगल को देखो, अगर मैं SOQ में से, बड़ा ध्यान से देखना, या QOS में से, QOS में से, देखो QS बहुत बड़ा एंगल है, मेन चीज यही समझनी है। QOS में से अगर इस वाले लाइन को हटा दूं, इस वाले एंगल को हटा दूं तो 90 आ जाएगा। QOS दिख रहा है आपको? QOS में से अगर ये वाला एंगल हटा दूं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। समझ पा रहे हो? QOS ये पूरा, QOS जो है ये पूरा है, ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। इस प्रॉपर्टी में से अगर ये वाली प्रॉपर्टी बेच दूं आपकी, तो यही वाली प्रॉपर्टी 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी बचेगी ना। तो मैं QOS में से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। बेचना मतलब माइनस, ROS को माइनस कर रहा हूं। QOS में से ROS को घटा रहा हूं तो 90 डिग्री आएगा। तो मैं देखो 90, ये 90 लिखा है ना, 90 की जगह पता है क्या लिखूंगा? 90 की जगह लिखूंगा बड़े वाला एंगल माइनस छोटे वाला एंगल। बड़े वाला एंगल क्या है? QOS। बड़े वाला एंगल है QOS। QOS में से माइनस कर रहा हूं छोटे वाले को, छोटे वाले का नाम है ROS। ध्यान से देखो, मेन स्टेप यही है। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझ लो बेटा, इन तीनों एंगल का सम कितना था? 180 था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। ये बात तो मुझे लगता है सबको आता होगा। इन तीनों का सम 180 था। POS की जगह POS, ROS की जगह ROS, ROQ की वैल्यू 90, 180 की जगह 180। POS की जगह POS, ROS की जगह ROS, प्लस का हो गया माइनस 90। POS की जगह POS, ROS की जगह ROS, 180 में से 90 गया 90। POS की जगह POS, ROS की जगह ROS। अब यहां बचा 90, क्या बचा? 90 बचा। अब ये 90 क्या है? मुझे 90 लाना है, तो डायग्राम में वापस जाता हूं। मुझे 90 का एंगल लाना है, तो मैं जानता हूं कि बड़ी वाली प्रॉपर्टी में से, बड़ी वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? QOS। बड़ी वाली प्रॉपर्टी है QOS। अगर इस बड़ी वाली प्रॉपर्टी में से इस छोटी प्रॉपर्टी को माइनस कर दूं तो 90 डिग्री आ जाएगा ना। बड़ी वाली प्रॉपर्टी में से अगर इस बीच वाली छोटी प्रॉपर्टी को हटा दूं, माइनस कर दूं, बेक दूं, तो मुझे पे 90 डिग्री बचेगा ना। तो मैंने भी यही करा। देखो बड़ी प्रॉपर्टी में से, ये बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी को माइनस कर दिया, 90 की जगह ये लिख दिया। 90 की जगह बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी को माइनस कर दिया, 90 की जगह ये लिख दिया। अब आप एक जगह कर दो, देखो क्या क्या चीज एक जैसा हो सकता है, उनको ढूंढो, उनको एक साथ लिखो। देखो बेटा ROS, ये लिखा हुआ ना ROS, तो ROS की जगह ROS एज इट लिख दिया। ROS की जगह ROS, माइनस का इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा ROS। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? दोबारा देखो,
आर ओ एस की जगह आर ओ एस, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का आर ओ एस, इक्वल टू में बचेगा क्यू ओ एस, और ये जो प्लस का पी ओ एस था ये प्लस का हो जाएगा माइनस पी ओ एस, माइनस का पी ओ एस। आर ओ एस दो बार है तो इसे लिखेंगे टू एंगल आर ओ एस, क्योंकि दो बार है। आर ओ एस टू टाइम्स है तो इसे लिखेंगे टू एंगल आर ओ एस। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू में लिखा हुआ है क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एज इट लिख दिया। आगे मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आर ओ एस, क्यू एस की जगह क्यू ओ एस, पी ओ एस की जगह पी ओ एस। ये जो टू है बेटा, ये टू आपके अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आ गया और ये आपका आंसर आ गया। बस हो गया कंप्लीट आंसर। क्लियर हो गया? क्या सबको दिखाई दिया बेटा? एक बार दोबारा, एक बार स्टार्टिंग से फिर से आंसर, एक बार फिर से आंसर बता रहा हूं, एक बार फिर से दोबारा देख लो, एक बार फिर से दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे समझाने में, बार बार समझाने में। इन तीनों का सम जो है वो 180 है स्ट्रेट लाइन के कारण। अब देखो पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, आरओ क्यू की वैल्यू 90 मुझे दे रखा था, 180 की जगह 180, बस स्टेप चेक करते रहो। पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, ये प्लस का हो गया माइनस का 90, ठीक है। पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा। दोबारा देखो पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 90, ये 90 डिग्री की प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, तो मैं बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी, बस यही याद रखना है। बड़ी प्रॉपर्टी का नाम था क्यूओएस, छोटी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? आरओएस। तो क्यूओएस में से आरओएस को माइनस कर दूंगा, बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी माइनस करूंगा, तभी 90 आएगा मेरे पास। तो बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी मैंने माइनस कर दी। उसके बाद देखो आरओएस की जगह आरओएस अपनी जगह पर है, ये माइनस का आरओएस इधर आके प्लस हो जाएगा, क्यूओएस की जगह क्यूओएस, और ये प्लस का पीओएस आपका माइनस हो जाएगा। अब देखो आरओएस दो बार है, आरओएस दो बार है, तो दो आरओएस, क्यूओएस की जगह क्यूओएस, पीओएस की जगह पीओएस, एज इट इज आ गया। आरओएस की जगह आरओएस एज इट इज, क्यूओएस की जगह क्यूओएस, पीओएस की जगह पीओएस, और जो 2 है आपका अपॉन में आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, इतना हार्ड नहीं है, मुश्किल से 6 या 7 लाइन में आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मेन स्टेप क्या है? मेन स्टेप ये है कि 90 की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा कि बड़ी प्रॉपर्टी में से छोटी प्रॉपर्टी माइनस करनी है। जिसने ये चीज समझ ली उसको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। और मैं बार बार कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है पेपर में। पहले एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन तो ये वाला है, आपके यूट्यूब वगैरह में यही आता है सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में शायद डायग्राम नहीं दिया हुआ तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम दिया हुआ था यहां तक। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन इसका डायग्राम बेटा नहीं दिया हुआ। डायग्राम आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही बनाना पड़ेगा। पढ़े हुए क्वेश्चन पढ़ो, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसका डायग्राम पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 है। एक्स वाई जेड कोई एंगल है जो 64 का, हमें ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया गया, एक्स वाई को बढ़ाया गया टू द पॉइंट पी तक, एक्स वाई को बढ़ाया गया पी तक, एक्स वाई को बढ़ाया गया पी तक। इसका क्या मतलब है सर? इसका यह मतलब है बच्चों कि मान लो कि कोई लाइन है एक्स वाई, ध्यान सुनना, कोई लाइन है एक्स वाई, ठीक है, बड़ा आराम से समझो इस चीज को कि कोई लाइन है बेटा एक्स वाई, ये लाइन है एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई था, ये आपका x था और ये आपका y था। इसको ना p तक बढ़ा दिया गया, x y को p तक बढ़ा दिया गया, ये मतलब है इसका। ये हटा देता हूं तभी लिख पाऊंगा मैं। वो ये कह रहा है कि ये जो था वो x था, यहां पे कोई y था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया कहां तक? p तक बढ़ा दिया गया, x y को p तक बढ़ा दिया गया, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और एक चीज और दिया हुआ था, x y z की वैल्यू 64 है, तो x तो मिल गया, y तो मिल गया, z कहां है? तो z कहीं ऊपर होगा, क्योंकि 64 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, इसका मतलब z जो होगा वो यहां होगा। ये वैल्यू आपको दे रखा 64, x y z की वैल्यू 64 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। कह रहा है ड्रॉ द फिगर, फिगर बनाओ, तो फिगर तो हमने बना लिया। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फिगर बनाओ, हमने फिगर तो बना लिया। सॉरी, आगे क्या कर रहा है? इफ वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को, वाई क्यू, पहले वाई क्यू ढूंढो, वाई क्यू कहां होगा? तो वाई तो ये रहा, तो इसका मतलब क्यू जो होगा वो कहीं पे ऊपर होगा, क्यू। ये जो वाई क्यू है ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, समद्वि भाजित करता है। सर जी समद्वि भाजित का मतलब क्या होता है? समद्वि भाजित का मतलब होता है अगर ये x है
तो ये भी x ही होगा। ये होता है समद्विभाजित का मतलब कि ये दोनों बराबर है। ठीक है बेटा, ये बन गया डायग्राम। अब इस क्वेश्चन में आपने को डायग्राम नहीं दिया था तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपने बना लिया। सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना, तो आपने डायग्राम बना लिया। सॉरी बेटा। अब चलिए, अब सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या लिखना चाहिए? तो सर जी आपने बताया था गिवन लिखना चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा गिवन। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे? दिया है। और इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था कि एंगल एक्स वाई जेड जो था वो 64 था। ये दिया हुआ था ना। बार बार खांसी हो बेटा, एक मिनट पानी पी लूं जब तक आप ये करो जल्दी से। मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे, पानी पी लूं बेटा एक मिनट। हाँ जी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है बेटा 64, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, दे रखा था। अब आएगा टू फाइंड। टू फाइंड कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहां लिखेंगे बेटा टू फाइंड। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, अंडरलाइन कर देंगे। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या फाइंड करना है सर जी? ज्ञात क्या करना है? तो एक तो हमें ज्ञात करना है, देखो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो पहला पार्ट, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो ये ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट और भी कुछ फाइंड करना है। जी हां, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स। देखो रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब याद है ना, प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स याद करो, पहले क्वेश्चन में आया था, प्रतिवर्ती वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। बेटा ये दो चीज हमें निकालना है। हिंदी में यहां लिखोगे प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स की जगह हिंदी में क्या लिखते हैं? प्रतिवर्ती। पहले क्वेश्चन में आपको बताया था इसका मतलब। चलिए बेटा, अब मैं आराम से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। पहले लिख लेता हूं सॉल्यूशन और फिर मैं इस क्वेश्चन का स्टेप शुरू करूंगा, क्योंकि ये पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप जरूर हेल्प करना मेरी। अगर आप इस क्वेश्चन में हेल्प कर दोगे, इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया। देखिए बेटा, सिर्फ डायग्राम को देखो और जो मैं पूछूं उसका आंसर दो। अगर आपने आंसर सही दिया, इट मींस अब तक आपने जो सीखा वो बिल्कुल सही था और आप ये एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो। पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर 3 एंगल है, दिखाई दे रहा है बेटा? इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा बताओ पहले कोई बच्चा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। शाबाश, 180 होगा ना। इन तीनों का योग 180 होगा। लगभग सभी बच्चे ने सही बोला। तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया। यही मेन चीज था, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट। इन तीनों का सम 180 होगा। कई बार हम सीख चुके हैं बात, और लगभग हर क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन तो आप चेक करो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप लगा रहे हो ना, ये फर्स्ट में भी लगा, सेकंड में भी लगा, थर्ड में भी लगा, फोर्थ में भी लगा, फिफ्थ में भी लगा और सिक्स्थ में भी लगा। पहले क्वेश्चन से सिक्स्थ क्वेश्चन तक आप चेक कर लेना। जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ये डी वाला कॉन्सेप्ट है, ये हर किसी में लगा है कि इन तीनों का सम 180 होगा। हर क्वेश्चन में लगा रहे हो। तो एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू ये वाला, और क्यू वाई पी ये वाला, इन तीनों का सम जो होगा 180। एक्स तो आपने नाम दिया था ना, एक्स नाम नहीं दिया हुआ था, आपने लिखा एक्स, ठीक है। तो इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम 180 होगा। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं बेटा। आप लिख सकते हो यहां पर, फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो, सेकंड पार्ट जो भी आएगा। सबसे पहला एंगल था एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल, प्लस दूसरे एंगल का आपने नाम दिया था एक्स, तीसरे एंगल का भी नाम आपने दिया था एक्स। तीनों का सम जो होगा 180 होगा। पहला एंगल था एक्स वाई जेड, दूसरे का नाम आपने एक्स दिया था, तीसरे का नाम भी आपने एक्स दिया था, इक्वल टू 180। अगर आपसे टीचर पूछे क्यों भाई 180 क्यों आएगा, तो आप क्या बताओगे? बिकॉज इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या लिखोगे? क्योंकि यह सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जो एंगल होता है वो 180 का होता है। पहला रूल आपको यही बताया था। अब 1 बाय 1 करके आराम से समझो बेटा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दे रखी थी 64। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 आपको दे रखा था। एक्स और एक्स को ऐड करोगे तो ये 2x हो जाएगा। 180 की जगह 180 होगा, 2x की जगह 2x होगा, 180 की जगह 180 होगा, और ये प्लस का 64 आप ले आओगे तो माइनस का 64 बन जाएगा। 2x की जगह 2x रहेगा, 180 में से 64 माइनस करोगे, 10 में से 4 गया आपका 6 बचेगा, और 7 में से 1 और 1 116 बचा।
x इक्वल टू 116, ये आ जाएगा 2 अपॉन में, तो बेटा 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 5 10, आपका 16, 2 58 आ गया। x की वैल्यू 58 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 58। एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि दोबारा नहीं समझा पाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इन तीनों का सम 180 था, हमें पता है। इसकी वैल्यू 64 है, x और x को ऐड किया 2x, प्लस का 64 आपका माइनस हो गया। 180 में से 64 माइनस करोगे 116 बचा, 2 से आप डिवाइड में कर दो, 2 से डिवाइड करो 58 आ गया। तो x की वैल्यू 58 आ गई। आपको सबसे पहले क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा है बेटा एक्स वाई क्यू। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था एक्स वाई क्यू। एक बार चेक करो एक्स वाई क्यू कहां है, जो आपसे पूछा जा रहा था। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक्स वाई क्यू ढूंढो बेटा। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहां है? ढूंढो कोई बच्चा। एक्स ये रहा, वाई ये रहा और क्यू ये रहा। ध्यान से देखो, एक्स वाई क्यू में 2 एंगल आ रहे हैं। कोई बच्चा देख रहा है बेटा? एक्स वाई क्यू के अंदर 2 एंगल आ रहे हैं। एक्स वाई क्यू के अंदर ध्यान से देखो 2 एंगल आ रहे हैं। ये जो रेड कलर का मैंने कर रखा है, ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 एंगल आ रहे हैं। ये जो पूरा रेड कलर का आपको दिखा रही है, आपके घर की बाउंड्री है, इसके अंदर 2 आ रहे हैं, 2 एंगल आ रहे हैं, एक 64 वाला और एक्स वाला। दिख रहा है आपको? एक्स वाई क्यू के अंदर 2 एंगल आ रहे हैं, एक 64 वाला और एक्स वाला। तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए मुझे 2 एंगल को ऐड करना पड़ेगा, एक 64 वाले को और एक एक्स वाले को। तो 64 की जगह 64, एक्स की वैल्यू आपके पास 58 आया था, दोनों को ऐड कर लो बेटा। 8 और 4 12, आपके पास बचेगा 1, ये हो गया 122 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई 122, 122 डिग्री आपका आंसर आ गया। एक पार्ट, पहला पार्ट आ गया। अब करते हैं बेटा दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों? सोना मेरे चंदा आपसे पूछ रहा था क्यू वाई पी और रिफ्लेक्स। क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलिए ढूंढते हैं क्यू वाई पी। हिंदी मीडियम आप यहां लिख लेना प्रतिवर्ती। कई बार बता चुका हूं ये बात, गलती मत करना। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। पहले सारे बच्चे हम मिलकर क्यू वाई पी ढूंढते हैं कि फिगर में क्यू वाई पी कहां है। ढूंढो कोई बच्चा। क्यू वाई पी मिल गया मुझे। ये रहा क्यू, ये रहा वाई और ये रहा पी। क्यू वाई पी आपके सामने है। देखो एक बार, ब्लू कलर का जो एंगल आपको दिख रहा है, ये क्यू वाई पी है। क्या सबको दिख गया बेटा? और क्यू वाई पी का नाम क्या है? क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है? एक्स है। क्यू वाई पी की जो वैल्यू है वो एक्स है। दिख रहा है? क्यू वाई की वैल्यू एक्स है और एक्स की वैल्यू 58 आई थी। याद है आपको? एक्स की वैल्यू 58 आई थी। तो क्योंकि आपसे उसके पीछे रिफ्लेक्स लगा हुआ है, तो 360 में से 360 में से वो जो 58 आया था उसे माइनस कर दोगे, क्योंकि जब रिफ्लेक्स होता है तो हम 360 में से माइनस करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी की जो वैल्यू है वो एक्स है। क्यू वाई पी की वैल्यू जो है वो एक्स है, लेकिन उसके पीछे रिफ्लेक्स लगा हुआ है। तो हमें पता है जब रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती लिखा होता है तो 360 में से हमें माइनस करना पड़ता है। तो 360 में से एक्स की वैल्यू 58 माइनस कर देंगे। तो 360 में से 58 माइनस करो, ये आपका 302 आ जाएगा और ये आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने बच्चों पहला एक्सरसाइज आज कंप्लीट करा। ये बहुत जरूरी है कि पहले एक्सरसाइज को आप टाइम दो। आपने देखा बहुत आराम आराम से कराया मैंने, क्योंकि ये सबसे पहली बात है जब ज्योमेट्री आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो। इससे पहले 8th तक ज्योमेट्री ऐसे नहीं थी, इस स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं था ज्योमेट्री, लेकिन ऐसे नहीं था। ये पहली बार, ये पहला लाइफ होता है जीवन में, पहली बार कर रहे हो आप, इसलिए बहुत आराम से सीखो। इसको अगर आप टाइम दे दोगे और आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया तो अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स हो, आपको लगे कि ये चीज मुझे पूछ लेना चाहिए, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछना। मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर जल्दी से जल्दी बता सकूं। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय बच्चों।